हेलो गाइस, हम लोग मेटलर्जी पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास मैंने आपको कॉन्सेंट्रेशन के कुछ मेथड्स पढ़ाए थे जिनमें हमने ग्रेविटी सेपरेशन पढ़ा था, मैग्नेटिक सेपरेशन पढ़ा था और फ्रोथ फ्लोटेशन हमने स्टार्ट किया था। फ्रोथ फ्लोटेशन हमने कंप्लीट नहीं किया था, तो मैंने आपसे कहा था कि आप लोग एक बार फ्रोथ फ्लोटेशन पढ़ लेना। तो हम एक छोटा सा ब्रीफ रिव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने देखा था हम फ्रोथ फ्लोटेशन यूज करते हैं सल्फाइड ओर्स के लिए। पहली चीज तो हम इसे किसके लिए यूज करते हैं? सल्फाइड ओर्स के लिए। यहां पे हम कुछ सब्सटेंसेस यूज करते हैं जिनको हमने स्पेसिफिक नेम्स दिए थे, जिनमें एक था आपके पास फ्रोथिंग एजेंट। फ्रोथिंग एजेंट क्या होता है? वी यूज पाइन ऑयल एज आवर फ्रोथिंग एजेंट। देन हमारे पास होता था एक कलेक्टर। That collector was potassium, या आप इसे सोडियम मिथाइल ज़ैंथेट भी यूज कर सकते हो। बेसिकली इट्स अ ज़ैंथेट सॉल्ट, ठीक है। और इसके अलावा हमने यहाँ पे क्या डाले थे? स्टेबलाइजर्स। स्टेबलाइजर्स में कौन आते हैं आपके पास? फिनॉल्स, क्रेसॉल्स एंड एनिलीन। कलेक्टर का काम होता है ओर को ऑयल के टुवर्ड्स एक्टिवेट करना, फ्रोथ के टुवर्ड्स एक्टिवेट करना। स्टेबलाइजर इस फ्रोथ को क्या करते हैं? स्टेबलाइज करते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं कि इस प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है, कैसे ये प्रोसेस फॉलो करता है। तो देखो हमारे पास एक बहुत बड़ा सा कंटेनर होता है, लाइक दिस। इस कंटेनर में हम क्या करते हैं? बहुत सारा वाटर फिल कर देते हैं, ठीक है। यहां से आप एक पाइप आता है, ये पाइप जाके कनेक्ट होता है आपके पास सर्कुलर ट्यूब्स के अंदर। इन सर्कुलर ट्यूब्स के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्यूयर्स। यहां से आप कंप्रेस्ड एयर पास करते हो, कंप्रेस्ड एयर एट हाई प्रेशर। इस मिक्सचर में आप ओर और ये कंटेनर है, इसके अंदर आप ओर और जो भी इंप्योरिटीज उसके अंदर है, बेसिकली यहां पर आप पाउडर्ड ओर को डाल देते हो। दिस इज योर पाउडर्ड। जैसे आप यहां से एयर पास करते हो, ये एयर इन ट्यूयर्स के थ्रू बहुत हाई प्रेशर से बाहर निकलती है। और इस मिक्सचर को करती है, थोरोली एजिटेट करती है। इसकी बहुत विगोरस एजिटेटिंग होती है। उस एजिटेटिंग से क्या होता है? यहां पर देखो आपने पाउडर्ड ओर डाली है, साथ में यहां पे सारे सब्सटेंस डले हुए होते हैं, लाइक पाइन ऑयल प्लस ज़ैंथेट प्लस स्टेबलाइजर्स। जैसे आप यहां से एयर पास करते हो, मिक्सचर विगोरसली एजिटेट होता है और इसके एजिटेशन से यहां पर क्या होता है? फ्रोथ जनरेट होता है। तो जो आपका फ्रोथ जनरेट होता है यहां पे, उस फ्रोथ में क्या होता है? ऑयल बबल्स बनते हैं बहुत सारे। ये जो ऑयल बबल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? फ्लोट करते हुए वाटर की सरफेस की तरफ मूव करते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि ऑयल जो और पार्टिकल्स होते हैं, दोज आर वेटेबल बाय ऑयल। तो यहां जितने भी और पार्टिकल्स होंगे वो सबके सब क्या होंगे? इन ऑयल की ड्रॉपलेट्स के पास चिपक जाएंगे। हर एक ड्रॉपलेट के साथ क्या होंगे? कुछ और पार्टिकल्स चिपके हुए होंगे। और ये सारे पार्टिकल्स ऊपर सरफेस पे मूव करेंगे और सरफेस पे जाकर ऐसे इकट्ठा
तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम करके देखें तो ये अगर एक ऑयल ड्रॉपलेट है तो इसके आसपास जितने भी और पार्टिकल्स होंगे, सारे और पार्टिकल्स आकर इसकी सरफेस पे क्या होंगे, इस तरह से चिपक जाएंगे। So each oil drop or your froth bubble will be carrying some amount of ore particles, और ये सारे बबल्स कहां गए, ऊपर आकर इकट्ठा हो गए। Since impurities are wettable by water, these impurities will sink to the bottom of this container. तो आपके सारे और पार्टिकल्स ऊपर आ गए, impurities बॉटम में चली गई। तो हमने और impurities को सेपरेट कर दिया। हमारा कॉन्सेंट्रेशन का पर्पस क्या था, और पार्टिकल्स और गैंग पार्टिकल्स को सेपरेट करना। सारे और पार्टिकल्स इस ऑयल ड्रॉपलेट्स के साथ में आ गए और इम्प्योरिटी सारी कहां गई है, बॉटम में। इन ऑयल ड्रॉपलेट्स को हम कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करने के बाद जब हम इसे हीट करते हैं तो ऑयल तो वेपराइज हो जाता है। यहां पे बाद में आपके पास क्या बच जाते हैं, सिर्फ और पार्टिकल। तो ये आपकी प्योर और मिल गई है, जहां से आपने इम्प्योरिटीज क्या कर दी है, सेपरेट। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है, अब हम देखो ये डिस्क्रिप्शन है, हमें डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं है। हम कहीं से भी आपको जो आपकी थ्योरी बुकलेट मिलेगी उसके अंदर इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है, बट स्टिल अगर आप इसको डिस्क्राइब करना चाहते हो तो आप बड़े आसानी से कह सकते हो कि पाउडर्ड ओर along with pine oil, xanthate and stabilizers are placed in a large container containing water। ठीक है, और यहां पर आपके पास एक ट्यूबर्स लगे हुए थे, डिस्क्राइब कर सकते हो। When compressed air is passed through these tubers, the mixture vigorously agitates and it forms the froth। To this froth, ore particles are attached and which move to the surface of water along with these froth। Since impurities are wettable by water, they will sink down to the bottom of this container. The ore is separated out and is extracted from these oil drops or from froth। So this is your simple froth flotation process। Again keep in mind, ये सबसे important है, ये सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड ओर्स के लिए होता है। यहां पे जो सब्सटेंसेस आपने यूज किए हैं आपको इनका नाम पता होना चाहिए, कौन सा सब्सटेंस किस काम में आता है। क्लियर है, चलो। तो ये था फ्रोथ फ्लोटेशन। इसी तरह से हमारे पास एक प्रोसेस और होता है विच इज नोन एज डिफरेंशियल फ्रोथ फ्लोटेशन। तो देखो वो प्रोसेस क्या होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। अभी तक जेई में इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, विच इज फ्रॉम डिफरेंशियल फ्रोथ फ्लोटेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इससे कोई क्वेश्चन पूछ ले। देखो हमारे पास क्या होता है, कुछ ओर्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं एसोसिएटेड ओर्स। एसोसिएटेड ओर्स का मतलब है वो हमेशा एक साथ मिलती हैं। अगर एक और है तो दूसरी और भी उसी के साथ में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगी, किसी ना किसी फॉर्म में प्रेजेंट होगी। ZnS एंड PbS ये दोनों एक दूसरे की एसोसिएटेड ओर्स होती हैं। जहां भी ZnS प्रेजेंट होगा वहां साथ में कुछ ना कुछ अमाउंट में क्या प्रेजेंट होगा, आपका PbS। तो अगर आप इसके लिए नॉर्मल फ्रोथ फ्लोटेशन यूज करते हो तो यहां ZnS भी होगा और PbS भी होगा। तो जो और आपको यहां पे मिलेगी उसमें ZnS और PbS दोनों एक साथ होंगे। तो हमारे पास इसके फ्रोथ फ्लोटेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आपको ZnS को एक्सट्रैक्ट करना है तो ZnS और PbS दोनों को आपको क्या करना होगा, अलग। तो इन दोनों को अलग करने के लिए हम एक दूसरा मेथड यूज करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल फ्रोथ फ्लोटेशन। आइडिया क्या है सेपरेट करने के लिए, सेपरेट करने का आइडिया ऐसा है कि देखो जब हम सोल्यूशन बनाएंगे, जब इस पाउडर ओर को इस कंटेनर में डालेंगे तो उसमें ZnS भी होगा और PbS भी होगा। तो मैं कुछ ऐसा करूं कि ZnS या PbS में से दोनों में से कोई भी एक सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाए और वो सोल्यूशन के अंदर रहे, इस वाटर के अंदर रहे, और दूसरा जो है वो पाउडर की फॉर्म में रहे। तो जो सोल्यूशन के अंदर है उसका फ्रोथ फ्लोटेशन नहीं होगा और जो बाहर पाउडर की फॉर्म में है उसका फ्रोथ फ्लोटेशन हो जाएगा। एक का फ्रोथ फ्लोटेशन हो गया, फिर सोल्यूशन में दूसरा बचा है, कोई केमिकल रिएक्शन यूज करके मैं जो सोल्यूशन के अंदर है उसको वापस से रीजनरेट कर लूं इन द फॉर्म ऑफ पाउडर और फिर उसका भी क्या कर दूं, फ्रोथ फ्लोटेशन। तो मैं दोनों ओर्स का जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, जो एसोसिएटेड है, उनको अलग अलग करके इनका फ्रोथ फ्लोटेशन कर सकता हूं। तो यहां पे भी हम कुछ सब्सटेंसेस यूज करते हैं जिनके स्पेसिफिक नेम्स है और उनका एक स्पेसिफिक आपके पास एक्शन या पर्पस होता है यूज करने का। एक सब्सटेंस होता है एक्टिवेटर, पहला सब्सटेंस होता है डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट क्या करता है, इट रिड्यूसेस द एक्टिविटी
of an ore towards froth flotation डिप्रेसेंट क्या करेगा, इन दोनों में से किसी एक और के साथ रिएक्ट करेगा और उसको फ्रोथ फ्लोटेशन होने नहीं देगा, उसको रोकेगा कि वो फ्रोथ फ्लोटेशन के अंदर एंटर कर सके। हम यहां पे जो डिप्रेसेंट यूज करते हैं दैट इज NaCN, सोडियम साइनाइड। दिस सोडियम साइनाइड इज एन डिप्रेसेंट फॉर ZnS। ये ZnS के साथ रिएक्ट करके ये कॉम्प्लेक्स बनाता है विच इज Na2ZnCN होल 4। रिएक्शन आप लिख सकते हो पूरी बैलेंस्ड रिएक्शन। दिस इज सॉल्युबल एक्वस, दिस इज सॉल्युबल इन वाटर। तो मिक्सचर में जितना भी ZnS था वो तो कहां चला गया, इस कॉम्प्लेक्स में। अब मेरे पास क्या बच गया, सिर्फ PbS। तो जिंक तो सारा सोल्यूशन फॉर्म में चला गया, मेरे पास अब सिर्फ क्या बचा है, PbS। मैं नॉर्मल फ्रोथ फ्लोटेशन करवाऊंगा तो यहां से PbS कहां चला जाएगा, PbS विल गो इनटू द फ्रूथ। जाएगा। तो मैंने पहले PbS का सेपरेशन कर लिया। अब मुझे वापस अगर Na2ZnCN होल 4 से ZnS को रीजनरेट करना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, ये जो आपका Na2ZnCN होल 4 है इसकी रिएक्शन आप किसी भी एक सूटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करवा दो। तो ये क्या बना देगा, वापस से आपके पास ZnS। ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज कर रहे हो इसे हम कहते हैं एक्टिवेटर। ठीक है, जनरली यहां पे आप कॉपर सल्फेट को यूज करते हो एज एक्टिवेटर। सो NaCN इज योर डिप्रेसेंट एंड CuSO4 is your activator in this differential froth flotation. Differential froth flotation हम यूज करते हैं for the associated ores। ZnS और PbS के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम डिप्रेसेंट और एक्टिवेटर यूज करेंगे। NaCN is a depressant for ZnS, याद रखना ZnS के लिए डिप्रेसेंट है, PbS के लिए नहीं है। एंड CuSO4 is the activator for ZnS। यहां पे दोनों जो एक्टिवेटर और डिप्रेसेंट काम मिले हो दोनों किसके लिए काम करते हैं, ZnS के लिए। NaCN is an एक्टिवेटर और जो NaCN is a डिप्रेसेंट एंड CuSO4 is your एक्टिवेटर। तो ये होता है आपके पास पूरा फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, ये एक सिंगल ओर के लिए, जबकि ये आपके पास एक मिक्सचर ऑफ ओर्स के लिए होता है। अगेन फ्रोथ फ्लोटेशन इज ओनली वैलिड फॉर सल्फाइड ओर्स। तो ये तीन आपके पास मेथड्स थे फ्रोथ फ्लोटेशन के। फर्दर अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, अभी आप जो मेथड्स पढ़ रहे हो दीज आर फिजिकल मेथड्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो हम यहां पे स्पेसिफिकली कॉन्सेंट्रेशन को डिवाइड कर सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर इसके दो तरह के मेथड्स होते हैं, एक फिजिकल मेथड्स एंड सेकेंड केमिकल methods. Physical methods involve gravity separation, मैग्नेटिक कह लो चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कह लो, सबका एक ही मतलब है। एंड लास्ट वाज फ्रोथ फ्लोटेशन। तो अभी तक आपने जो भी मेथड्स पढ़े ये तीनों मेथड्स कैसे हैं, फिजिकल मेथड। अब हम केमिकल मेथड पढ़ने जा रहे हैं। केमिकल मेथड में एक ही मेथड है विच इज कॉल्ड लीचिंग। दिस मेथड इज कॉल्ड लीचिंग। तो हमारा नेक्स्ट मेथड है कॉन्सेंट्रेशन का, दैट इज लीचिंग। देखो लीचिंग बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। लीचिंग में आप क्या करते हो, आपके पास जो भी कोई ओर होता है, इस ओर की रिएक्शन आप एक केमिकल रिएजेंट से करवाते हो।
ये और इस केमिकल एजेंट से रिएक्ट करके इसमें जो भी कोई मेटल होती है वो इस मेटल का सॉल्युबल कंपाउंड बनाती है। ये हुआ एक स्टेप। फिर इस सॉल्युबल मेटल कंपाउंड से आप किसी भी एक केमिकल प्रोसेस से क्या करते हो, प्योर और या फिर प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हो। तो आप क्या करोगे, और लोगे, और की रिएक्शन किसी केमिकल कंपाउंड से करवाओगे तो वो मेटल का एक सॉल्युबल कंपाउंड बनाएगा। उस सॉल्युबल कंपाउंड से किसी केमिकल प्रोसेस से आप और या फिर मेटल को वापस से क्या कर सकते हो, रीजनरेट कर सकते हो। लीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड लीचिंग इज यूज्ड फॉर एल्यूमिना और फॉर बॉक्साइट। लीचिंग किसके लिए यूज करते हैं हम, फॉर बॉक्साइट। देखो याद रखना, लीचिंग इज कैरिड आउट फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर। जब भी आपको केमिकल मेथड्स में लीचिंग कहा गया है, लीचिंग कॉन्सेंट्रेशन और एक्सट्रैक्शन दोनों ही काम में आता है। एक्सट्रैक्शन के काम कैसे आता है हम लोग बाद में पढ़ेंगे, हाल फिलहाल हम पढ़ रहे हैं कि लीचिंग आपके पास कॉन्सेंट्रेशन के काम कैसे आता है। तो बॉक्साइट ओर का कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए आप क्या काम में लेते हो, लीचिंग। इस पर्पस के लिए क्या करते हो आप लोग, जो बॉक्साइट ओर है उस बॉक्साइट ओर को आप NaOH के साथ लीच करते हो। लीच करने का मतलब NaOH के साथ इसे फ्यूज करते हो एट ए फिक्स टेम्परेचर फॉर 2 to 3 आवर्स। जब आप इसकी लीचिंग करते हो तो लीचिंग से क्या होता है, देखो मैंने आपको पहले शायद नहीं बताया हो पर हमको याद रखना है, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड और टिन 4 ऐसी मेटल्स है जो NaOH के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। तो एल्यूमिनियम NaOH के अंदर डिसॉल्व होकर क्या बनाता है, NaAlO2। हम इसे कहते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ये एल्यूमिनेट फर्दर वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है विच इज NaAlOH होल 4, जो कैसा होता है, वाटर सॉल्युबल। तो ये जो मेरी ओर थी, इस ओर में 2 चीजें थी, एक और साथ में क्या थी, इंप्योरिटीज विच आर नोन एज गैंग पार्टिकल्स। तो यहां पर इस रिएक्शन में सिर्फ कौन पार्टिसिपेट करेगा, प्योर और, क्योंकि इंप्योरिटीज इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। तो सारा का सारा जो ओर है वो कहां पहुंच जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स में, और इंप्योरिटीज कहां रह जाएगी, यहां पे। तो मैंने इस प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया, मैंने ओर को किसमें कन्वर्ट कर दिया, मेटल के एक सॉल्युबल कंपाउंड में, जिससे सारी इंप्योरिटीज कहां रह गई, यहां पे। अब मैं कोई दूसरा केमिकल प्रोसेस यूज करके यहां से वापस से अपनी ओर को क्या करूंगा, रीजनरेट करूंगा। तो मैं क्या करता हूं, ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स बना, मैं इस कॉम्प्लेक्स का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करता हूं, यानी इसकी रिएक्शन वाटर से करवाता हूं इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। तो जैसे इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करूंगा, यहां से आपके पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का एक व्हाइट पीपीटी बनता है। और इस प्रेसिपिटेट को अगर मैं हीट करूं एट अराउंड 1470 केल्विन, तो मेरे पास प्योर ड्राई एल्यूमिना फॉर्म होता है विच इज माई ओर। और इससे मैं क्या कर सकता हूं, एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं। तो जो मेरा इम्प्योर बॉक्साइट ओर था उसको मैंने प्योर एल्यूमिना के अंदर कन्वर्ट कर लिया। इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर विच इज कैरिड आउट बाय लीचिंग। आपने बॉक्साइट ओर को NaOH के साथ लीच किया, लीच करने पर उसने अपना एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाया। इस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पर आपके पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का एक व्हाइट पीपीटी बना, जिसे अगर आप स्ट्रांगली हीट करोगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Al2O3 में, और आपको आपका प्योर एंड ड्राई ओर मिल जाएगा। समझ में आता है। तो ये हुआ हमारा मेटलर्जी का पहला स्टेप, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। क्लियर है आपको ये, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब सेकेंड स्टेप की मूव कर रहे हैं, सेकेंड स्टेप की तरफ मूव कर रहे हैं। हमारा सेकेंड स्टेप था कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू इट्स ऑक्साइड। तो अब हमारे पास जो भी ओर मिल गया है कॉन्सेंट्रेशन के बाद, इस ओर का अब हम क्या करेंगे, इस ओर का अब हम कॉन्सेंट्रेशन करेंगे बाय कन्वर्जन, सॉरी, इस ओर को अब हम क्या करेंगे, ऑक्साइड के अंदर
कन्वर्ट करेंगे। तो देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम दो मेथड्स यूज करेंगे। इन मेथड्स का नाम आपने पहले भी सुना होगा। एक मेथड होता है कैल्सिनेशन और दूसरा मेथड होता है रोस्टिंग। सो हमारा सेकेंड स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। आप ओर को किसमें कन्वर्ट कर रहे हो? इसके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड में। यहां पर हम दो मेथड्स यूज करेंगे, एक कैल्सिनेशन एंड द सेकंड मेथड इज रोस्टिंग। ठीक है, चलो हम दोनों प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्सिनेशन के बारे में। व्हाट इज कैल्सिनेशन? हीटिंग ऑफ ओर in absence of air below the melting point of metal। आप ओर को एयर की एब्सेंस में हीट करते हो बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कैल्सिनेशन। हीटिंग द ओर इन एब्सेंस ऑफ एयर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। जबकि रोस्टिंग में आप क्या करते हो? हीटिंग ऑफ ओर इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो कैल्सिनेशन में आप ओर को एयर की एब्सेंस में हीट करते हो, जबकि रोस्टिंग के अंदर आप ओर को एयर की प्रेजेंस में हीट करते हो। दोनों ही केसेस में जो टेम्परेचर है दैट शुड बी बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। देन सेकेंड थिंग, कैल्सिनेशन इज कैरिड आउट फॉर कार्बोनेट ओर्स, कार्बोनेट and oxide ores, whereas roasting is carried out for sulfide ores। ऑक्साइड और कार्बोनेट्स ओर के लिए आप क्या यूज करते हो? कैल्सिनेशन। और सल्फाइड्स ओर के लिए क्या यूज करते हो? रोस्टिंग। अगर आपको याद है हमने ओर्स को क्लासिफाई किया था, मैक्सिमम ओर्स या तो ऑक्साइड्स होती हैं या सल्फाइड्स होते हैं या फिर क्या होते हैं? कार्बोनेट्स। इसलिए जनरली इनके लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल Fe2O3.XH2O, इसको अगर आप हीट करोगे इन एब्सेंस ऑफ एयर तो जितना भी वाटर है वो बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? सिंपल Fe2O3 बन गया मेटल ऑक्साइड। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का सोल पर्पस है हमें ऑक्साइड बनाना है, हमारे पास मेटल ऑक्साइड जनरेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज ZnCO3 है, इसको हीट करो, क्या बनाएगा? ZnO प्लस CO2। देखो ऑक्साइड कन्वर्ट हो गया है। तो सिंस मेरा एम था ऑक्साइड जनरेट करना, तो इन मेटल्स को या इन ओर्स को आप एयर के एब्सेंस में सिंपली हीट करो तो ये क्या करते हैं? अपने रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स के अंदर डिकम्पोज हो जाते हैं। जबकि सल्फाइड ओर्स लाइक PbS, अगर आप इसे एयर की प्रेजेंस में हीट करोगे तो ये क्या बनाएगा आपके पास? PbO प्लस SO2। फॉर एग्जाम्पल Cu2S प्लस O2, ये क्या बनाएगा? Cu2O प्लस SO2। तो इस तरह से आप क्या करते हो? आपकी रोस्टिंग को कैरी करवाते हो। अगर एयर की प्रेजेंस में हीट कर रहे हो तो उसे रोस्टिंग कहेंगे, एयर की एब्सेंस में हीट कर रहे हो तो उसे कैल्सिनेशन करेंगे। कार्बोनेट और ऑक्साइड ओर्स के लिए कैल्सिनेशन यूज करते हैं, जबकि सल्फाइड ओर्स के लिए क्या करते हैं? हम लोग रोस्टिंग यूज करते हैं। ये तो हुआ क्या होता है कैल्सिनेशन, क्या होता है रोस्टिंग। उसके अलावा इनके अंदर कुछ और पॉइंट्स भी हैं।
अगर आप कैल्सिनेशन कर रहे हो तो मॉइस्चर एंड एनी ऑर्गेनिक मैटर इफ प्रेजेंट गेट डिस्ट्रॉयड। अगर आपकी ओर के अंदर थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर प्रेजेंट है या कोई भी ऑर्गेनिक मैटर लाइक मीथेन हो गया या कोई भी ऑर्गेनिक, जैसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है, इट गेट्स डिस्ट्रॉयड। क्योंकि वहां पे एयर तो है नहीं, तो एयर नहीं है, आप एयर की एब्सेंस में हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हो तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने आप क्या हो जाता है, डीकंपोज हो जाता है और यहां से रिमूव हो जाता है। जबकि अगर आप रोस्टिंग की बात कर रहे हो तो इन केस ऑफ रोस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत फायदेमंद होती है सल्फाइड ओर्स के लिए, क्योंकि जनरली ओर्स के अंदर क्या होती है, नॉन मेटालिक इंप्योरिटीज होती हैं। नॉन मेटालिक इंप्योरिटीज लाइक phosphorus, arsenic, sulfur, etc. are removed in form of their volatile oxides. आपकी ओर के अंदर जो भी नॉन मेटालिक इंप्योरिटीज है लाइक फॉस्फोरस, सल्फर और आर्सेनिक, इनको जब आप एयर के प्रेजेंस में हीट करते हो तो ये इनके रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बनाकर क्या होते हैं, वेपर की फॉर्म्स में बाहर निकल जाते हैं। तो देखो रोस्टिंग का फायदा, आपके पास जितनी भी नॉन मेटालिक इंप्योरिटीज थी वो भी रिमूव हो गई और आपका जो सल्फाइड ओर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, अपने रेस्पेक्टिव ऑक्साइड के अंदर। तो ये होता है कैल्सिनेशन और ये क्या होता है आपके पास, रोस्टिंग। याद रखना कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की वजह से आपका ओर जो होता है दैट बिकम्स पोरस। उसके अंदर क्या होते हैं, पोर्स क्रिएट हो जाते हैं क्योंकि ये गैसेस क्या होती हैं, बाहर निकलती है। तो द ओर बिकम पोरस एज अ रिजल्ट ऑफ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रोस्टिंग इज कैरिड आउट इन रेवर्बरेटरी फर्नेस। ठीक है, ये फर्नेस क्या होती है इससे मतलब नहीं है, अगर आपको डायग्राम देखना है तो आप देख सकते हो, इट इज गिवन इन एनसीईआरटी। बेसिकली एक टिपिकल टाइप की फर्नेस होती है जिसका हर्थ कुछ इस तरह का होता है। यहां से आप ओर डालते हो, यहां पे छोटे छोटे आपके पास होल्स होते हैं जिनके थ्रू आप एयर प्लस ऑयल का मिक्सचर डालते हो। तो इसके एक्चुअल स्ट्रक्चर आप बुक से देख सकते हो, किसी भी बुक से मिल जाएगी आपको तो इतना याद रखना है कि रोस्टिंग इज कैरिड आउट इन रेवर्बरेटरी फर्नेस। ठीक है, तो ये होते हैं कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, एंड दीज टू प्रोसेस आर यूज्ड बेसिकली फॉर द कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू इट्स ऑक्साइड। यहां पर हमने अपना सेकेंड स्टेप कंप्लीट कर लिया है। कैल्सिनेशन करते हैं कार्बोनेट्स और ऑक्साइड्स ओर को उनके ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए, जबकि रोस्टिंग हम कैरी आउट करवाते हैं फॉर द कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर इनटू इट्स ऑक्साइड ओर। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया है, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू इट्स ऑक्साइड। अब हम लोग मूव करेंगे थर्ड स्टेप की तरफ, विच इज रिडक्शन ऑफ ओर इनटू इट्स या रिडक्शन ऑफ ओर इनटू मेटल। लेकिन उससे पहले हम एक कुछ नए टर्म पढ़ेंगे। ठीक है, जस्ट रिडक्शन से पहले हम यहां पर टर्म पढ़ेंगे फ्लक्स एंड स्लैग। कि फ्लक्स क्या होती है और स्लैग क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लक्स की। देखो ओर जो होता है ना, ओर के साथ क्या होती है, अब भी कुछ ओर के अंदर होता है, एक तो मेटल और दूसरी क्या होती है, इंप्योरिटीज। ये इंप्योरिटीज जो होती है मेटल के अंदर, दीज आर रिफ्रैक्टरी इन नेचर। रिफ्रैक्टरी का मतलब क्या होता है, जिनके मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं, उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टरी पार्टिकल्स। तो आप लोग लिख सकते हो, द इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन एन ओर, द इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन एन ओर आर रिफ्रैक्टरी इन नेचर
the impurities present in an ore are refractory in nature. That is, they have high melting points. That is, they have high melting points and are, that is, they have high melting points and are non-fusible in nature. And are non-fusible in nature. तो जो भी ओर के अंदर इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं एंड दीज इंप्योरिटीज आर जनरली नॉन फ्यूजिबल इन नेचर. तो ये जो नॉन फ्यूजिबल इंप्योरिटीज होती हैं, अगर आप मेटल को मेल्ट करोगे तो उसके साथ क्या होगी, ये इंप्योरिटीज मोल्टन मेटल के अंदर एंटर कर जाएंगी. तो इन इंप्योरिटीज को ओर से डिफरेंट मेटल से अलग करने के लिए हम यहां पर एक सब्सटेंस यूज करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लक्स. तो लिखो आप फ्लक्स क्या होता है. लिखो फ्लक्स इज द सब्सटेंस, फ्लक्स इज द सब्सटेंस which combines with, flux is the substance which combines with the non-fusible impurities, which combines with the non-fusible impurities to form a fusible mass, to form a fusible mass. तो देखो आपके पास जो भी नॉन फ्यूजिबल इंप्योरिटीज होती हैं, उसमें जैसे आप फ्लक्स डालोगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, एक फ्यूजिबल मास में. और ये जो फ्यूजिबल मास बनता है आपके पास उसे हम क्या कहते हैं, स्लैग. तो जो भी नॉन फ्यूजिबल इंप्योरिटीज थी वो फ्लक्स से रिएक्ट करेंगी और क्या बना लेगी, एक फ्यूजिबल मास. ये जो फ्यूजिबल मास बनता है उसे हम क्या कहते हैं, स्लैग. तो आप लिखो द फ्यूजिबल मास फॉर्म्ड, द फ्यूजिबल मास फॉर्म्ड इज कॉल्ड, द फ्यूजिबल मास फॉर्म्ड इज कॉल्ड स्लैग. तो ये होता है फ्लक्स और ये होता है आपके पास स्लैग. इंप्योरिटीज में फ्लक्स डालने पर वो क्या बन जाएंगी, फ्यूजिबल, और वो जो फ्यूजिबल मास बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, स्लैग. ठीक है. चलो फिर नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्लक्स की. फ्लक्स के भी कुछ टाइप होते हैं, तो हम फ्लक्स को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं बेसिकली. वो दोनों टाइप्स कौन से हैं देखते हैं हम. तो नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ फ्लक्स. देखो हमारे पास दो टाइप के फ्लक्स होते हैं, एसिडिक फ्लक्स एंड सेकेंड आर बेसिक फ्लक्स. एसिडिक फ्लक्स क्या होता है, एसिडिक फ्लक्स इज यूज्ड when impurities are basic in nature. एसिडिक फ्लक्स कब यूज करते हैं, जब इंप्योरिटीज नेचर में कैसी हो, बेसिक. सिमिलरली बेसिक फ्लक्स इज यूज्ड when impurities are acidic in nature. मतलब ये अपोजिट नेचर के लिए काम करता है. अगर इंप्योरिटीज बेसिक होंगी तो फ्लक्स कैसा यूज करेंगे, एसिडिक. अगर इंप्योरिटीज एसिडिक होंगी तो फ्लक्स कैसा यूज करेंगे, बेसिक. एसिडिक फ्लक्स के एग्जांपल्स हैं लाइक SiO2, और बेसिक फ्लक्स का एग्जांपल है लाइक CaCO3 विच इज नोन एज लाइमस्टोन. इनको कहां यूज करते हैं, देखो इनको यूज करते हैं लाइक इन द मेटलर्जी ऑफ कॉपर. आप लोग लिखो इन द मेटलर्जी ऑफ कॉपर FeO is the main impurity.
if FeO is the main impurity which is basic in nature, which is basic in nature, and therefore an acidic flux is used, and therefore an acidic flux is used. FeO नेचर में कैसा होता है? बेसिक. तो आप यहां पे कैसा फ्लक्स यूज करते हो? SiO2 which is acidic in nature. तो अगर इंप्योरिटीज बेसिक है तो फ्लक्स कैसा यूज करेंगे हम? एसिडिक. लाइक इन मेटलर्जी ऑफ कॉपर. याद रखना कॉपर की मेटलर्जी में मेन इंप्योरिटी कौन होता है? FeO. तो इस FeO को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं यहां पर? एसिडिक फ्लक्स, दैट इज SiO2. और ये फ्लक्स इस इंप्योरिटी के साथ रिएक्ट करके एक फ्यूजिबल मास बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं? स्लैग. तो ये जो FeSiO3 बना ये क्या बनेगा आपका? स्लैग. समझ में आता है? सिमिलरली आप यहां पे लिख सकते हो, लिखो इन मेटलर्जी ऑफ आयरन, इन मेटलर्जी ऑफ आयरन सिलिका इज द मेन इंप्योरिटी. In metallurgy of iron, silica is the main impurity, and therefore a basic flux, that is CaCO3 is used. A basic flux is used. तो आप CaCO3 को यूज करते हो. CaCO3 को जब आप हीट करोगे तो ये क्या बनाएगा? CaO प्लस CO2. ये जो CaO है ये CaO SiO2 के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? CaSiO3. दैट इज योर स्लैग. तो ये हुआ फ्लक्स और ये हुआ आपका स्लैग. देखो ध्यान दो, स्लैग्स आर जनरली सिलिकेट्स ऑफ द मेटल्स. स्लैग्स हमेशा क्या होंगे आपके पास? सिलिकेट्स. तो फ्लक्स वो होता है जो इंप्योरिटी के साथ कंबाइन होता है और क्या बनाता है? एक फ्यूजिबल मास जिसे हम क्या कहते हैं? स्लैग. समझ में आता है? तो ये होते हैं फ्लक्स और टाइप्स ऑफ फ्लक्स. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इन्हीं से रिलेटेड जिसे हम कहेंगे फंक्शंस ऑफ फ्लक्स एंड स्लैग. देखो पहला फंक्शन है फ्लक्स का. फ्लक्स इट कन्वर्ट्स नॉन फ्यूजिबल impurities to fusible mass. दूसरा फंक्शन है स्लैग का. देखो स्लैग क्या करता है? इट प्रिवेंट्स, इट इज लाइटर देन the molten metal and floats over it. ये जो आपका स्लैग होता है, द स्लैग इज लाइटर देन मोल्टन मेटल और ये उसके ऊपर क्या करता रहता है? फ्लोट करता रहता है. दस इट प्रिवेंट्स the further oxidation of liquid metal. देखो ये सबका मतलब क्या है? सपोज आपके पास ये लिक्विड मेटल बना, ठीक है. अभी ये लिक्विड मेटल क्या है? ओपन टू एटमॉस्फेयर है. ये जो एयर है ये इस लिक्विड मेटल को क्या कर सकती है? ऑक्सीडाइज कर सकती है. तो जैसे आपकी लिक्विड मेटल फॉर्म होगी उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है. लेकिन स्लैग क्या होता है? स्लैग इस मेटल से हल्का होता है और इसके ऊपर क्या करता है? वो एक इस तरह से एयर, मान लो ये कंटेनर है आपका, तो स्लैग क्या करता है? लिक्विड मेटल के ऊपर ऐसे लेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो अब ये मेटल इस एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ सकती है, मतलब ये लिक्विड मेटल अब और वापस से ऑक्सीडाइज नहीं हो सकती. तो ये स्लैग क्या करता है? स्लैग मेटल के लिक्विड मेटल के ऊपर एक लेयर बनाकर
उसके फर्दर ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। आप यहां पे एक टैप होल बनाकर इस लिक्विड मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और यहां से इस स्लैग को अलग से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। दूसरा, इंप्योरिटीज के कंपैरिजन में स्लैग को आप आसानी से रिमूव कर सकते हो। तो स्लैग के बनने से इंप्योरिटीज का रिमूवल क्या हो जाता है, आसान हो जाता है और आपके पास प्योर लिक्विड मेटल ऑब्टेन हो जाती है। ये भी प्योर नहीं होती है, बट नॉर्मल इंप्योरिटीज जो नॉन फ्यूजिबल इंप्योरिटीज थी वो फ्लक्स और स्लैग के यूज से क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो ये होता है आपके पास फंक्शन ऑफ फ्लक्स एंड स्लैग। फ्लक्स नॉन फ्यूजिबल इंप्योरिटीज को फ्यूजिबल मास में कन्वर्ट करता है, जबकि स्लैग बनने के बाद लिक्विड मेटल के फर्दर ऑक्सीडेशन को क्या करता है, रोकता है। तो ये था हमारा सेकेंड स्टेप, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू इट्स ऑक्साइड्स। कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, हमने दो मेथड्स पढ़े, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन में क्या होता है, हम ओर को हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर, जबकि रोस्टिंग में हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर। कैल्सिनेशन इज कैरिड आउट फॉर कार्बोनेट एंड ऑक्साइड ओर्स, वेयरएज रोस्टिंग इज कैरिड आउट फॉर सल्फाइड ओर्स। कैल्सिनेशन में जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो भी मॉइस्चर होता है, वो सब रिमूव हो जाता है, जबकि रोस्टिंग में जो नॉन मेटेलिक इंप्योरिटीज होती हैं वो अपने ऑक्साइड की फॉर्म्स में क्या हो जाती हैं, रिमूव हो जाती है। उसके बाद हमने देखा कि हम कैसे फ्लक्स और स्लैग को यूज करते हैं। तो यहां हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास हम लोग थर्ड स्टेप पढ़ेंगे, दैट इज रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू क्रूड मेटल। ठीक है, तो वहां पर हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप के बारे में।